हेलो स्टूडेंट। हिस्ट्री क्लास 12th का हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके 3 पार्ट हमने अभी तक पढ़े हैं और आज हम इसका 4th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज अपन जो मौर्यन एम्पायर के बारे में अपनों ने बैकग्राउंड देखा था। तो आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमने जो प्रीवियस हमारा वीडियो देखा था उसमें ये देखा था कि किस प्रकार से मौर्यन एम्पायर जो है वो वाइडली इंडिया में फैला हुआ था। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोक्स इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी एक यहाँ पे पिक्चर शो कर रखा है, जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सम्राट अशोक, जो कि मौर्यन एम्पायर के एक बहुत ही शक्तिशाली सम्राट थे, उन्होंने अपने समय में किस प्रकार से उनके जो इंस्क्रिप्शंस थे वो जगह जगह पे फैले हुए थे। जैसे यहाँ पे कुछ नाम भी दे रखे हैं उन्होंने, जैसे उज्जैनी के पास में सांची स्तूप आपने सुना होगा कि वहाँ पे किस प्रकार से उन्होंने इंस्क्रिप्शंस वगैरह लिखे हैं। आज भी हम उनको पढ़ के उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इंस्क्रिप्शंस को लेकर सम्राट अशोक का जो समय था वो काफ़ी फेमस रहा है उस समय। यहाँ पे देखो कुछ सिंबल के द्वारा, जैसे ये जो ट्रायंगल बना रखा है ये मेजर रॉक्स एडिक्ट्स है। इसके अलावा जो माइनर रॉक्स एडिक्ट्स है उसको इस प्रकार से स्क्वायर बना रखा है। देन जो सर्कल बना रखा है डॉट जो ब्लू कलर में, वो है पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि पिलर्स के ऊपर उन्होंने कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं। तो ये यहाँ पे जो कुछ सिंबल बना रखे हैं, इन सिंबल की मदद से अपन समझ सकते हैं कि किस प्रकार के इंस्क्रिप्शन सम्राट अशोक के द्वारा उस समय बनाए गए थे इंडिया के अलग अलग एरियाज़ में। आगे इस चैप्टर को अपन देखते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट वाज द एम्पायर, इस एम्पायर जो था इसके महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो व्हेन हिस्टोरियंस बिगन रिकंस्ट्रक्टिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री इन द 19th सेंचुरी, द इमरजेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर वाज रिगार्डेड एज अ मेजर लैंडमार्क। मतलब जब 19th सेंचुरी या उसके बाद के समय में जब हिस्टोरियंस ने इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करी और जब हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर जो है वह बहुत बड़ा एक लैंडमार्क था। इंडिया वाज देन अंडर कॉलोनियल रूल, मतलब जिस समय हमें जानकारी मिली तब तो अपन कॉलोनियल रूल जो था, मतलब क्योंकि इंडिया जो है ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, ब्रिटिश का पार्ट था। 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी इंडियन हिस्टोरियंस फाउंड द पॉसिबिलिटी दैट देयर वाज एन एम्पायर इन अर्ली इंडिया, बोथ चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग। Also, some of their archaeologically finds associated with the Mauryans, including stone sculptures, were considered to be examples of the spectacular arts typical of empires। यानी कि जब हमें ये जानकारी मिली तब हम 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में अपन जो है ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा थे, बट हमें उस समय ऐसे एम्पायर की जानकारी मिली जो इंडिया से बिलोंग करता था और वो इस प्रकार से वाइडली फैला था और इस प्रकार से डेवलप था, जो कि मौर्यन एम्पायर के बारे में बताया गया है हिस्टोरियंस के द्वारा। सो ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, इंस्पायरिंग फिगर्स रहे हैं हमारे लिए, जो कि 20th सेंचुरी के समय हमको लगभग पता चलने लगी थी। न्यू नेशंस ऑफ किंगशिप, देखो ये मौर्यन एम्पायर जो था इसके अलावा भी कुछ नए नेशन धीरे धीरे अब हमारे सामने आने लगे, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ की बात करें, द न्यू किंगडम्स दैट इमर्ज इन द डेक्कन एंड द फर्दर साउथ, इंक्लूडिंग द चीफडम्स ऑफ द चोलाज, चेराज एंड पांड्याज इन तमिल कम, जो कि करंट टाइम पे तमिलनाडु जो है उसका हिस्सा है। प्रेजेंट डे में कुछ आंध्र प्रदेश और केरला का हिस्सा है, कुछ तमिलनाडु का हिस्सा है। तो वहाँ पे वी नो अबाउट दिस स्टेट्स फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज, ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं अलग अलग जिनकी मदद से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये जो साउथ के अंदर जो चेरास, चोलास और पांड्यास जो नए किंगडम जो बने हैं, डेवलप्ड हुए हैं, उनके बारे में मैनी चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द सातवाहन्स हु रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया 2nd सेंचुरी BCE से लेकर 2nd सेंचुरी CE तक, एंड द शक्स अ पीपल ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन हु स्टेबलाइज किंगडम इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, डिराइव्ड रिवेन्यूज फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। देयर सोशल ओरिजिन्स वर ऑफन
obscure, but as we will see in the case of the Satvahans, once they acquired power, they attempt to claim social status in a variety of ways. तो हमें बहुत सारे ऐसे जो मैन चीफ्स और किंग्स जो है इनमें जैसे सातवाहन्स के बारे में बताया गया है जो कि मैन थे और उन्होंने काफ़ी रूल करा है और अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तो उनके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से नए नए नेशंस और किंगशिप्स धीरे धीरे डेवलप्ड होना शुरू हुई। और ये बात कर रहे हैं मेनली जो सेंट्रल और जो साउथर्न पार्ट है, हमारा वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ के बारे में। आगे हम इस चैप्टर में देख रहे हैं जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर के, अपन केवल उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारा समय चाहिए पढ़ने के लिए। तो जो मेन टॉपिक्स है मैं आपको वो क्लियर कर रहा हूँ। जब अपनी ऑनलाइन क्लासेस चलेगी तब अपन उसको डिटेल में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो अपन थोड़ा सा पाटलिपुत्र के बारे में उसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि ईच सिटी हैड अ हिस्ट्री ऑफ इट्स आउन, मतलब जो प्रत्येक सिटी है उसका एक अपना ही एक इतिहास होता है। और पाटलिपुत्र जो है मतलब जिसको करंट टाइम पे अपन पटना के नाम से जानते हैं, जैसा आपने पुराने जो प्रीवियस वीडियोज़ है उसमें देखा था। फॉर इंस्टेंस बिगन एज अ विलेज नोन एज अ पाटलीग्राम, मतलब पहले एक गांव हुआ करता था जिसको पाटलीग्राम नाम था, बाद में उसको एक शहर में तब्दील किया गया और पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। देन इन द 5th century द मगधन रूलर्स डिसाइडेड टू शिफ्ट देयर कैपिटल फ्रॉम राजगढ़ टू दिस सेटलमेंट एंड रीनेम्ड इट। बाय द 4th century इट वाज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मतलब 4th century से यह मौर्यन एम्पायर का कैपिटल बन गया। पहले उनका कैपिटल जो था वो राजागढ़ था, बट बाद में उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन एशिया, और ये एशिया की जो मेन बड़ी बड़ी सिटियाँ थी उनमें आती थी। इट्स इम्पोर्टेंस apparently declines when the Chinese pilgrims, जो जुआनजेंग थे, चाइनीज़ पिलग्रिम मतलब एक तीर्थ यात्री थे अब चाइनीज़ के, विजिटेड द सिटी इन द 7th century CE। जब 7th century में वो यहाँ पे आए, ही फाउंड इट इन रन्स एंड विथ अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, कि वहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन थी लेकिन फिर भी ये काफ़ी वाइडली फैली बड़ी सिटी थी और काफ़ी डेवलप्ड सिटी थी। तो ये इन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया है। टाउन ट्रेड्स जो है नई नई सिटियाँ किस प्रकार से डेवलप्ड हुई और ट्रेडिंग किस प्रकार से होती थी। तो लेट अस रिट्रेस आवर स्टेप्स बैक टू द अर्बन सेंटर दैट इमर्ज इन सेवरल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग जगह पे जो है अर्बन सेंटर डेवलप होना है। 6th century एज वी हैव सीन मैनी ऑफ दिस वर कैपिटल्स ऑफ महाजनपद। महाजनपद के अंदर बहुत सारे ऐसे कैपिटल्स जो है वो टाउन से धीरे धीरे अब अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे, अर्बन सेंटर बनने लगे। सम सच ऑफ पाटलिपुत्र वर ऑन रिवाइनिंग रूट्स, अदर सच एज उज्जैनी लैंड रूट्स, अदर सच एज फुहार वर नियर द कोस्ट, मतलब जो कोस्टल एरियाज थे वहाँ पे भी थे कुछ जो थे। पाटलिपुत्र जो था वो नदी के पास वाला रूट था जो रिवरन रूट्स था। इसके अलावा उज्जैनी जो था वो लैंड रूट्स पे आता था, कोस्टल रूट्स पे भी आने वाले कुछ थे। इसके अलावा मैनी सिटीज़ लाइक मथुरा बस्टलिंग सेंटर ऑफ कमर्शियल कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग सिटीज़ डेवलप होने लगी। अर्बन पॉपुलेशन जो थी वो धीरे धीरे इनमें शिफ्ट होने लगी। तो ये इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड था। ट्रेडिंग को लेकर जो है जैसे वाइड रेंज ऑफ मटेरियल गोल्ड सिल्वर कॉपर ब्रॉन्ज ग्लास शेल्स टेराकोटा, ये सारी मेन चीज़ें थी जो मिनरल्स या फिर मेटल्स जो थे वो इस प्रकार से जो ट्रेडिंग होते थे। तो ये मेन चीज़ें थी। आगे अपन इस चैप्टर को और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।